अध्याय 13 बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। भौतिक जीवन। उत्तरी भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, इसका आभास पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के अध्ययन से पाया जा सकता है। पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी सदी उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। इस मृदभांड को अंग्रेजी संक्षेपाक्षर NBPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। यह मृदभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता था। इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी और संभवतः इसका उपयोग धनवान लोग भोजन पात्र के रूप में करते थे। इस मृदभांड के साथ आमतौर से लोहे के उपकरण भी पाए जाते हैं, विशेषकर शिल्प कर्म और कृषि कर्म में काम आने वाले उपकरण। इसी काल में धातु मुद्रा का प्रचलन भी आरंभ हुआ। पकी ईंटों और दल्लेदार कुओं का प्रयोग इस काल के मध्य में अर्थात ईसा पूर्व 3री सदी में शुरू हुआ। NBPW काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। हड़प्पाई नगर ईसा पूर्व 1900 के आसपास अंतिम रूप से लुप्त हो गए। इसके बाद लगभग 1400 वर्षों तक भारत में कोई शहर नहीं पाया जाता है। ईसा पूर्व लगभग 5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। पाली और संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित अनेक नगरों को खोज निकाला गया है, जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा। हर एक में NBPW युग या उसकी मध्य अवस्था की बस्तियां और मिट्टी की संरचनाएं मिली हैं। पटना के लकड़ी के लकड़कोट मिले हैं, जो मौर्य पूर्व काल यानी 7वीं से 6ठी सदी के हो सकते हैं। मध्य गंगा के मैदान में लकड़ी के बाड़ाबंदी का यह पहला उदाहरण है। घर अधिकतर कच्ची ईंट और लकड़ी के बने थे, जो संभवतः मध्य गंगा के मैदानों की नम जलवायु में नष्ट हो गए हैं। यद्यपि पाली ग्रंथों में शतमंजिले प्रासादों का उल्लेख मिलता है, परंतु वे कहीं भी पाए नहीं गए हैं। अब तक जो संरचनाएं निकली हैं वे भव्य नहीं लगती, लेकिन अन्य भौतिक अवशेष संकेत देते हैं कि ताम्र पाषाण युग चित्रित धूसर मृदभांड PBW वाली बस्तियों की तुलना में उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड NBPW वाली बस्तियों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। अनेक नगर शासन के मुख्यालय थे, पर उनका मूल प्रयोजन जो भी रहा हो, अंततः वे बाजार बन गए और वहाँ शिल्पी और वणिक आकर बसते गए। कहीं कहीं तो शिल्पियों या कारीगरों की घनी आबादी हो गई। सद्दलपुत्त कुंभकार के पास वैशाली के शहर में कुंभकारों की 500 दुकानें थीं। शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित थे। हमें शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप में उल्लेख केवल लुहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणी का हुआ है। शिल्पी और वणिक दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। हम जानते हैं कि वाराणसी में वेश्य या वणिक लोगों की गली थी। इसी तरह हाथी दांत के शिल्पियों की गली की भी चर्चा है। इस तरह श्रेणी व्यवस्था और स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण आया। आमतौर से शिल्प या दस्तकारी वंशगत थी, जिसके फलस्वरूप बेटा अपने कुल का व्यवसाय अपने पिता से सीख लेता था। शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं वणिक लोग दूर दूर तक ले जाते थे। 500 गाड़ी माल की चर्चा बार बार आई है। इनमें कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, बर्तन आदि सामान रहते थे। इस काल के सभी प्रमुख नगर नदी के किनारे और व्यापार मार्गों के पास बसे थे और एक दूसरे से जुड़े थे। श्रावस्ती नगरी कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ी थी। वाराणसी तो बुद्ध के युग में महान व्यापार केंद्र था। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। सौदागर पटना में गंगा पार करके राजगीर जाते थे। वे नदी मार्ग से आधुनिक भागलपुर के निकट चंपा भी जाते थे। यदि जातक कथाओं को आधार माने तो कोसल और मगध के वणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। इसी तरह वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते थे। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला। वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के नाम माने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। वस्तुतः प्राप्त सिक्के तो ईसा पूर्व 6ठी-5वीं सदी से पहले के नहीं हैं। मालूम होता है कि वैदिक काल में लेन देन का काम वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता होगा और कभी कभी पशु का व्यवहार भी मुद्रा की तरह किया जाता होगा।
धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, हालांकि कुछ तांबे के भी मिले हैं। ये सिक्के आहत या पंचमार्ग कहलाते हैं, क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृतियों का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। यूँ आरंभ काल के कुछ सिक्के तक्षशिला में भी मिले हैं। पाली ग्रंथों से मुद्रा के प्रचुर प्रचलन का संकेत मिलता है और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। सिक्के का प्रचलन इतना व्यापक हो गया था कि मरे चूहे का मूल्य भी सिक्के में आंका गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंत पश्चात लिखने की कला अशोक के करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। आरंभ के अभिलेख शायद पत्थर और धातु पर अंकित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं। लेखन से न केवल नियमों और कर्मकांडों का संकलन संभव हुआ, बल्कि लेखा जोखा रखना भी आसान हो गया, जो व्यापार में, कर संग्रह में और बड़ी बड़ी वेतन भोगी सेना रखने में परम आवश्यक था। इसी काल में सूक्ष्म मापन विषयक ग्रंथ भी रचे गए, जो शुल्ब सूत्र कहलाते हैं। ये ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि इससे पूर्व लेखन कला प्रचलित हो चुकी थी। इन ग्रंथों से खेतों और घरों के सीमांकन में सहायता मिली। यद्यपि NBPW की कोई ग्रामीण बस्ती नहीं मिली है, पर इस मृदभांड के ठीकरे बिहार के मैदानों में और पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानों में 400 से भी अधिक स्थानों में पाए गए हैं। सुदृढ़ ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा मैदान में शिल्प, वाणिज्य और नगरीकरण का हम सोच भी नहीं सकते हैं। राजा, पुरोहित, शिल्पी, वणिक, प्रशासक, सैनिक अधिकारी और अन्य कार्यकर्ता, इन सबों का शहर में रहना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इनके भरण पोषण के लिए कर, बलि और राजांश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। नगरवासी कृषिकेतर लोगों का पेट ग्रामवासी कृषक भरते थे। इसके बदले ग्रामवासियों को औजार, कपड़ा आदि वस्तुएं नगरवासी शिल्पियों और व्यापारियों से मिलती थीं। कहा गया है कि गांव के एक व्यापारी ने नगर के एक वणिक के जिम्मे 500 हल रखे थे। अवश्य ये हल लोहे के फाल वाले होंगे। कौशाम्बी में NBPW में लोहे के कई औजार पाए गए हैं, जैसे कुल्हाड़ी, बसूला, छुरी, उस्तरा, कील, हंसिया आदि। इनमें से कई तो लगभग ईसा पूर्व 6ठी से 4थी सदियों के स्तरों में मिले हैं और लगता है कि ये उन किसानों के इस्तेमाल के लिए होंगे जो नगदी या जिनसी कीमत चुकाकर इन्हें खरीदते होंगे। पाली ग्रंथों में अनगिनत गांवों का उल्लेख है और लगता है कि नगर गांवों के समूह के बीच बसते थे। प्रतीत होता है कि ऐसी संकेंद्रित ग्रामीण बस्तियां जहां सभी लोग एक जगह बसे हों और उनके खेत अधिकतर बस्ती के बाहर फैले हों, सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मध्य गंगा के मैदानों में उभरी। पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद किए गए हैं। प्रथम कोटि में वे सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास हो। ऐसे गांवों की संख्या सबसे अधिक मालूम पड़ती है और इनका मुखिया भोजक कहलाता था। द्वितीय कोटि में ऐसे उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कह सकते हैं, जैसे वाराणसी के निकट एक बढ़ई का गांव या रथकार ग्राम था। अवश्य ऐसे गांव अन्य गांवों के लिए एक बाजार का काम करते होंगे और नगरों को देहात से जोड़ते होंगे। तृतीय कोटि में सीमांत ग्राम आते हैं, जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे होते थे। इन गांवों के निवासी मुख्यतः बहेलिए और शिकारी होते थे, जो अपना आहार बटोर कर जीते थे। गांव की भूमि खेती के लिए उपयुक्त टुकड़ों में विभाजित करके हर परिवार के बीच बटी रहती थी। हर परिवार अपने अपने हिस्से के खेतों में आने वाले अपने परिवार के लोगों को या आवश्यकता अनुसार कृषि मजदूरों को भी लगाकर खेती करता था। खेतों को घेरने और सिंचाई के लिए नहर बनाने का काम ग्राम प्रमुख के तत्वावधान में किसान लोग मिलजुल कर लेते थे। किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर या राजांश के रूप में चुकाते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे और आमतौर से किसान और राज्य दोनों के बीच में कोई दरमियानी हकदार नहीं होता था। परंतु कुछ गांव ब्राह्मणों और वणिकों को उपभोग के लिए सौंपे हुए थे। खेत के ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों की भी सूचना है जहां दासों और कृषि मजदूरों को लगाकर खेती कराई जाती थी। धनी किसान गृहपति कहलाते थे। ये लगभग वैश्यों के ही एक उपवर्ग में आते थे। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होने वाला मुख्य अनाज चावल था। पाली ग्रंथों में नाना प्रकार के धानों और धन खेतों का वर्णन है। इस काल के पाली और संस्कृत ग्रंथों में रोपाई का पर्यायवाची शब्द मिलता है और लगता है कि धान की रोपाई की प्रणाली बुद्ध के युग में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थी।
धान की रोपाई या पानी में धान उपजाने की प्रणाली से उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त किसान जौ, दलहन, ज्वार, कपास और ईख की भी खेती करते थे।